नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के जो टॉपिक है उसमें देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर 2 का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मॉडल पेपर है। ठीक है, तो फिर दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। चलते हैं आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिए थे पिछले वीडियो में, उसको देख लेते हैं कि वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है। तो अभी वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका है तो कैसा है, इसका जो आंसर आ जाएगा सुगमकर्ता के रूप में। ठीक है, सुगमकर्ता के रूप में जो है। देखो, मित्र के रूप में या ज्ञान देने वाला तो बहुत हो जाएंगे, लेकिन सुगमकर्ता वो है कि विद्यार्थी के जो प्रश्न रहता है, विद्यार्थी की जो सीखने की कला है उसको सुगमता से करना, यही जो है एक शिक्षक की भूमिका है। आज का पहला क्वेश्चन है कि सामाजिक मुद्दों से जूझ रहे उन बच्चों की जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को खाली स्थान सहायता करता है। क्या बोल रहा है, अगर कोई भी बच्चे सामाजिक मुद्दों से जूझ रहा है, जैसे कि समाज के अंतर्गत उसको हो सकते हैं आर्थिक रूप से तंगी हो या फिर पारिवारिक रूप से उसको कोई प्रॉब्लम हो, तो इन लोगों की जो प्रतिभा है इसको प्रभावित ना हो, इसके लिए कौन सहायता करता है? इसका जो आंसर आ जाएगा स्व अधिगम मॉडल करता है। ठीक है, स्व अधिगम मॉडल इसका सहायता करता है। अब ये होता क्या है स्व अधिगम मॉडल, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप अच्छे से समझना। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि स्व अधिगम मॉडल, स्व अधिगम सामग्री का स्वरूप व्यवहारिक होता है क्योंकि इसमें उसके लिए बोध, प्रश्न एवं अभ्यास कार्य दिए जाते हैं। संपूर्ण विषय वस्तु अब तक जुड़ा रहता है और वह निर्धारित स्तर पर अधिगम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मक को प्रेरित करता है। क्या बोल रहा है कि सीखने का वह मॉडल कौन सा है जो बच्चों को सृजनात्मक के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन है बैंकिंग मॉडल है, रचनावादी मॉडल है, प्रोग्रामिंग मॉडल है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ रचनावादी मॉडल कहा जाएगा। सीखने का वह मॉडल मतलब रचनावादी मॉडल। अब ये रचनावादी मॉडल होता क्या है कि प्रोग्रामिंग की शैली को संदर्भित करता है। क्या करता है? प्रोग्रामिंग की जो शैली है उसको संदर्भित करता है और यह निष्पादन को लाइब्रेरी काल के रूप में प्रकट कर लागू किया जाता है। तीसरा प्रश्न है जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति। क्या बोल रहा है कि जन्म के समय अगर लगी है चोट और भ्रूण क्षति की वजह से जो मानसिक मंदता लगती है, यानी कि मानसिक कमजोरी हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर दिया गया कि जैविक मंदता, पारिवारिक मंदता, आकस्मिक मंदता या फिर चिकित्सा मंदता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ जैविक मंदता के रूप में जाना जाएगा, जो जन्म के समय लगा है या फिर भ्रूण क्षति की वजह से इसको जो मानसिक मंदता की वजह है जैविक मंदता। चौथा प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक बाल विकास की कितनी अवस्था है? दोस्तों एक चीज याद रखना, जो पियाजे ने क्या किया है संज्ञात्मक बाल विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो आपको क्या है याद करना है कि पियाजे ने जो संज्ञात्मक बाल विकास की अवधारणा दी है वो कितनी अवस्था में, कितने चरणों में है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 4 अवस्थाएं दी है। अब 4 अवस्था कौन कौन से है मैंने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पहला क्या है कि 4 अवस्था में से एक होता है संवेदी गामा अवस्था या फिर उसी को कहा जाता है ज्ञानात्मक क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि जन्म से 2 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, जो कि जो 2 वर्ष से 7 वर्ष के बालकों के लिए कहा गया है। तीसरा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है 7 से 11 वर्ष के बालकों के लिए कहा गया है। और चौथा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था, ये जो अवस्था है वहाँ 11 से 15 वर्ष के लिए कहा गया है। कुल मिलाकर 4 अवस्थाएं बताई गई है पियाजे के जो संज्ञानात्मक बाल विकास के अंतर्गत। पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय खाली स्थान के। क्या बोल रहे हैं कि निम्न में से चारों में से सभी संश्लेषण के उदाहरण हैं सिवाय एक के। कौन है वहाँ एक? जैसे कि निबंध लिखना, भाषण देना है, प्रमेय सिद्धांत करना या चित्र रंगना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ प्रमेय सिद्ध करना। ये इसके सिवाय जो है बाकी जो भी है तीनों ऑप्शन वहाँ संश्लेषण के उदाहरण है। छठवां प्रश्न है एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बुद्धि लब्धि है उसे किस तरीके से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया गया है कि 105 जिसकी बुद्धि लब्धि है बालकों की, उसे क्या कहा जाएगा? जैसे कि श्रेष्ठ बुद्धि है, कि सामान्य से अधिक बुद्धि है, कि सामान्य बुद्धि या फिर एक मंद बुद्धि है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा सामान्य बुद्धि आ जाएगा। ठीक है,
सामान्य बुद्धि 100 से 110 है, 110 से 120 के रूप में विशिष्ट बुद्धि है। उसके बाद श्रेष्ठ बुद्धि है, तो अलग अलग डिवाइड में बांटा गया। जैसे कि 70 से नीचे तो जड़ बुद्धि है। उसके बाद और है, जैसे कि 30 तक आ जाता है अगर बुद्धि IQ, तो उसे कहा जाता है मंद बुद्धि कहा जाता है। ठीक है। सातवां प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि लॉरेंस जो कोहलबर्ग है विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं लॉरेंस का? ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक तो इसका हो गया, प्याजे का हो गया। ठीक है, यहाँ से कट गया ये। उसके बाद है शारीरिक, गामक, ये नैतिक। तो इसका जो आंसर जाएगा नैतिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, नैतिक खोज शोध के लिए। आठवां प्रश्न है, कौन सा सीखना स्थायिक होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ सीखना है तो स्थायी सीखना है, उसके लिए कौन सा चीज़ होता है? समझ कर सीखते हैं वो, कि रट कर सीखते हैं वो, या सुन कर सीखते हैं वो, या फिर देख कर सीखते हैं वो? इसका जो आंसर है वहाँ समझ कर। जो व्यक्ति समझ कर सीखते हैं किसी भी चीज़ को, उसके दिमाग में वहाँ कोई भी चीज़ रहता है वहाँ स्थायी बना देते हैं, वह हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। नवा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर अवस्था है, क्या पूछ रहे हैं कि अमूर्त स्तर का चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं, जबकि मैंने अभी ही आप लोगों को बताया था यहाँ पर जो यहाँ पर पियाजे का जो 4 अवस्था है, तो प्रश्न क्या बोला गया है कि अमूर्त संक्रियाएं अवस्था। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 11 से 15 वर्ष है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोला गया है। ये देखो अमूर्त स्तर चिंतन का कहा गया है, तो इसका जो आंसर जाएगा क्या जाएगा 11 से 15 वर्ष के बीच में जो संक्रियात्मक अवस्था है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का। 10वां प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन करते हैं, किसी भी चीज का मूल्यांकन करते हैं, तो यहाँ पर बालक का मूल्यांकन करना है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना है। दूसरा है कि बच्चा क्या सीखा है ये जानना है। तीसरा है कि बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना है। या चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि मूल्यांकन का अर्थ होता है क्या है, जैसे कि आप टीचर बनने वाले हो, आप टीचर बन गए, तो बच्चों का मूल्यांकन किस तरीके से करोगे? एक तो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण है, क्योंकि साल भर का मेहनत है। उसके बाद वो बच्चा जो क्या सीखा है इसको भी देखना पड़ता है। अगर उसके सीखने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं तो उसको हल करना है, ये भी आपका उद्देश्य होना चाहिए मूल्यांकन के अंतर्गत। 11वां प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का जैसे कि विकास हो रहा है, तो इसका परिणाम क्या है? ऑप्शन है कि वंशानुक्रम का, दूसरा है वातावरण का, तीसरा है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, ये चौथा है आर्थिक कारकों का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तीसरा आ जाएगा। ठीक है, बालक का विकास का जो परिणाम है वहाँ वंशानुक्रम तथा वातावरण के अंतः प्रक्रिया से होता है। 12 प्रश्न है, परीक्षा के समय सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा कि सह संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्र का होता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी आ जाएगा। ठीक है यहाँ पर। उसके बाद 13वां प्रश्न है कि निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है? तो बच्चों के अगर सृजनात्मक विकास करना है उसमें कौन सी चीज़ सहायक नहीं है? ऑप्शन है खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है, निर्माण संबंधी प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, भाषण नहीं है। देखो शब्द को समझना, बच्चों का सृजनात्मक विकास करना है तो भाषण का कोई काम ही नहीं है। अगर इसके जगह ये शब्द होता कि जो परिचर्चा है, वाद विवाद है, ये आ जाता है बात एक बार, ठीक है, लेकिन भाषण नहीं। भाषण तो बड़े लोगों के लिए है, लेकिन बच्चों लोगों का अगर सृजनात्मक विकास करना है तो खेल तो जरूरी है, उसका शारीरिक विकास होगा। कहानी लेखन में उसके जो है लिखने की जो कौशल है इसका विकास होगा। निर्माण संबंधी जो क्रिया है उसकी जो डेवलपमेंट है, तो इस तरीके से जो भी क्रिया है वहाँ विकास के लिए सहायक है। सिर्फ भाषण जो है विकास के लिए सहायक नहीं है। 14वां प्रश्न है कि बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि बुद्धि के जो द्विखंड सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है स्पेयरमैन ने किया है, दूसरा है थर्स्टन ने किया है, चौथा है गिलफोर्ड ने किया है, या फिर यहाँ पर चौथा है गेने ने किया है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पर स्पेयरमैन ने किया है। स्पेयरमैन ने किया है बुद्धि के द्विखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन। 15 प्रश्न है कि शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था, खाली स्थान का। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में जो फ्रोबेल है या फिर फ्राउबेल कहते हैं, ठीक है, तो इसका जो योगदान है वहाँ किस क्षेत्र में था? यहाँ पर फ्रोबेल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन दिया गया व्यवसायिक स्कूल पर, पब्लिक स्कूल पर,
किंडरगार्टन पर या फिर लैटिन स्कूल पर। तो आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ कि जब भी फ्रोबेल का शब्द आता है, फ्रोबेल या फिर फ्रॉबेल का शब्द आता है, वो समझ जाना वहाँ किंडरगार्टन के लिए ही पूछा गया है। ठीक है, किंडरगार्टन मतलब बालवाड़ी। ठीक है, किंडरगार्टन मतलब होता है बालवाड़ी। तो छत्तीसगढ़ में अभी बालवाड़ी कितना है? 5117। 16 प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत है वह प्रतिपादित किया था, किसने किया है? ऑप्शन है स्किनर ने, पॉल लाओ ने किया है, थॉर्नडाइक ने किया है या फिर कोहलबर्ग ने किया है। इसका जो आंसर आ जाएगा पॉल लाओ ने किया है। क्या है ये क्लासिकल कंडीशनल? यहाँ पर लिखा है कि मैंने सीखने के लिए उद्दीपक का होना आवश्यक नहीं होता, अनुबंधित उद्दीपक के प्रति भी अनुक्रिया होती है और अपने सही अर्थों में अनुबंधित उद्दीपक के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही सीखना अर्थात अधिगम है। ठीक है, 17 प्रश्न है, निम्न में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? तो निम्न में से सृजनशीलता का जो प्रमुख तत्व है वहाँ क्या नहीं है? ऑप्शन है मौलिकता नहीं है, अनुशासन नहीं है, धारा प्रवाहित नहीं है या लचीलापन नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा अनुशासन नहीं है। प्रश्न को समझना कि सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। सृजनशीलता मतलब निर्माण का है, तो निर्माण के लिए जरूरी नहीं है अनुशासन, उसके लिए क्या है? मौलिकता होना चाहिए, धारा प्रवाहित होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। सृजनशीलता होने के बाद जो है अनुशासन जरूरी है। 18 प्रश्न है, सीखने के जो प्रयास और भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बाल बाल पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? जो प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर कोहलर, थॉर्नडाइक, पॉलाव, स्किनर, इन चारों में से इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ थॉर्नडाइक का है। देखो, थॉर्नडाइक प्रयास और भूल का सिद्धांत, इसके साथ इन्होंने एक और दिया था पुरस्कार और दंड का सिद्धांत। पुरस्कार और दंड का सिद्धांत क्या था? मैंने बताया था। पुरस्कार मतलब वो होता है कि बच्चों को अगर पुरस्कृत किया जाता है तो उसके मन में यह आता है कि मुझे अच्छे काम किया है, मैंने अच्छे काम किया है इसलिए मुझे पुरस्कार मिला है, इसलिए वो बच्चा और अच्छे काम करने के लिए सोचेगा। और दंड का मतलब यह है कि अगर बच्चे को दंड दिया जाता है तो बच्चे ये सोचता है कि मैंने जो गलत काम किया है उसके लिए दंड दिया है, इसलिए वह भूल से भी वह गलत काम नहीं करेगा। एक सिद्धांत हो गया। दूसरा यहाँ पर सिद्धांत क्या दिया गया है कि प्रयास एवं भूल का। तो थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है कि कोई भी चीज़ को अगर करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको प्रयास करना पड़ता है। जब प्रयास करते हैं तो भूल होता है, भूल से क्या हो जाता है? वहाँ प्रयास कर रहे हैं वो खत्म हो जाता है या समाप्त हो जाता है। लेकिन हमको अपने प्रयास को नहीं छोड़ना चाहिए, भले भूल बार बार होता रहे, प्रयास करते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि बार बार प्रयास से वहाँ चीज़ जो है सफल हो जाएगा और जो भूल है वहाँ भी खत्म हो जाएगा, यानी कि कार्य सिद्ध हो जाएगा। यही इसका सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। 19वां प्रश्न है, एक कक्षा में व्यतीत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। मान लीजिए एक कक्षा है, ठीक है, एक कक्षा में बहुत सारे बालक बालिकाएं हैं, बहुत सारा है, तो उसमें व्यतीत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं? रुचियों में भिन्नता हो सकती है, और जो सीखने की जो कला है उसमें भिन्नता हो सकती है। कई जने जल्दी सीख जाते हैं, कई जने बहुत देरी सीखते हैं। चरित्र के क्षेत्र में भिन्नता हो सकता है। तो कुल मिलाकर उपरोक्त तो सभी ऐसी अवस्था है जो भिन्नता के क्षेत्र में आते हैं। 20वां प्रश्न है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों को झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। यह विकास की किस अवस्था में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को समझना। मान लो एक 13 वर्षीय बालक है, ठीक है। अब वो बालक क्या करता है कि बात बात में अपने जो बड़े हैं उससे झगड़ता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने में रहता है। हालांकि वो गलत हो, लेकिन वो क्या चाहेगा कि मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं। तो यह जो विकास की कौन सी अवस्था में है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, किशोरावस्था आ जाएगा। ये सब चीज़ जो है किशोरावस्था में होता है। और किशोरावस्था का उम्र क्या है? इसका एज क्या है? 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच को माना गया है, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया भी था कि बालक क्या कहते हैं, किशोरावस्था में जो विचारधारा उठती है इसके मन में, जो अलग अलग विचारधारा होता है, तो इसके मन में जो उठी गई बात है, इसके विचार को क्या करते हैं ये लोग, जो है हमारा जो विचार है उसको समाज एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। इनका मतलब ये है कि जो किशोरावस्था के बालक रहते हैं इन लोगों का बात ऐसा रहता है कि मैं जो बोलूँ उसको समाज एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और यहीं पर जाकर होता है वाद विवाद होते हैं या फिर बात बात पे झगड़ा होता है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि वो मेरे बात को सपोर्ट करे, मैं जो चाहता हूँ वही काम करे। लेकिन जो बुजुर्ग रहते हैं, जो लोग समझदार रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि भाई कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन इसी बात पर जो है झगड़ा होता है। और ये जो अवस्था है वो कौन सी है? यहाँ किशोरा अवस्था की श्रेणी में आता है। 21वां प्रश्न है कि
शिक्षा मनुष्य के अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? तो किसका कथन है? यहाँ स्वामी विवेकानंद का कथन है। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? तो विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा डिसलेक्सिया, है ना। डिसलेक्सिया इसका आंसर आ जाएगा। देखो क्या बोला गया है कि विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, तो डिसलेक्सिया है। अब डिसलेक्सिया मतलब होता क्या है? इसका अर्थात होता है कि जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाइयों के रूप में होता है। यह समस्या विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में होती है। यानी कि डिसलेक्सिया को एक चीज और बोल सकते हैं, अपपठन कहा जाता है। अपपठन, है ना, अप उसके बाद है पठन। 23वां प्रश्न है कि बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। क्या बोल रहे कि बालक के जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा कौन सी होती है? ऑप्शन है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, दूसरा है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य बाहर की ओर, उसके बाद है तीसरा क्या है, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, चौथा है पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि बालक के जो शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा होती है वहाँ सिर से पैर, उसके बाद जो है शरीर के मध्य से बाहर होती हैं। 24वां प्रश्न है, सीखना व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ कथन है, क्या बोल रहा है कि सीखना जो है व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यहाँ कथन किसका है? क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या कोहलकर का? इसका जो आंसर जाएगा वहाँ स्किनर का है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। 25वां प्रश्न है कि सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। तो सामाजिक जो अधिगम है वहाँ कहाँ पर प्रारंभ होता है? अलगाव से होता है, भीड़ से होता है, संपर्क से होता है या फिर दृश्य सभ्य सामग्री से होता है? देखो यहाँ पर प्रश्न को समझना, अधिगम मतलब होता क्या है? मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अधिगम मतलब होता है सीखना। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि सामाजिक सीखना आरंभ होता है। तो समाज में अगर सीखना है तो कहाँ से प्रारंभ होता है? अलगाव से। तो भाई अगर समाज से आपको अलगाव कर देगा तो आप सीख सकते हो क्या? नहीं सीख सकते। दूसरा है भीड़ से। अगर भीड़ में कुछ सीख सकते हो क्या? तो भीड़ से भी कुछ सीखा नहीं जाता। संपर्क से, तो संपर्क से ही सीखा जाता है। समाज में अगर रहना है तो समाज के व्यक्तियों से संपर्क बनाकर रखना पड़ता है, चार समाज में उठना बैठना पड़ता है, तब जाके सामाजिक अधिगम यानी कि सामाजिक जो सीखना है वहाँ प्रारंभ होता है। यह प्रारंभ की अवस्था है। संपर्क करना मतलब प्रारंभ की अवस्था को बोला गया है यहाँ पर, इसलिए इसका आ जाएगा तीसरा सही रहेगा। सामाजिक अधिगम का जो प्रारंभ है वहाँ संपर्क से ही होता है। 26वां प्रश्न है, सीखने का स्थानांतरण है। तो सीखने का जो स्थानांतरण है वो कौन सी है? ऑप्शन है सीखी गई वस्तु को संभालना है, दूसरा है सीखी गई तकनीक का वैसा ही उपयोग है, तीसरा है सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा तीसरा आ जाएगा, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिति में प्रयोग है। 27वां प्रश्न है, कक्षा में छात्र व्यवहार को अनुशासित करने वाला प्राथमिक कारण होना चाहिए। तो प्राथमिक कारण कौन सा होना चाहिए छात्रों को व्यवहार में अनुशासित करने के लिए? यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन क्या है, छात्र प्रेरणा है, शिक्षक प्रभुत्व है, तीसरा है छात्र मित्र मंडली है, और चौथा है छात्र के नैतिक मूल्य। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ छात्र प्रेरणा है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि छात्र में व्यवहार को अनुशासित करना है। अगर छात्रों के व्यवहार को अनुशासित करना तो सबसे बेहतर तरीका है छात्रों को प्रेरणा देना। और प्रेरणा किस चीज़ का? किसी अच्छे पुरुष का, किसी अच्छे महापुरुष का, या फिर अच्छे से कहानियों का। जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो फिर गुरु घासीदास की प्रेरणा है, और जो है अलग अलग जो संत हुए हैं उसकी प्रेरणा है, सुंदरलाल शर्मा जी का, पंडित रविशंकर जी का। ठीक है, ये जो है महान पुरुष है हमारे देश के लिए हुए, महात्मा गांधी है, स्वामी विवेकानंद है, और जो है राम है, कृष्ण है। तो ये जो जितने भी प्रेरणादायक पुरुष हैं, इसके जो व्यवहार है, इसके जो क्रियाकलाप है, इसके बारे में अगर बच्चों को प्रेरणा देते हैं तो यही जो बच्चे हैं जो अनुशासनहीनता होते थे वो क्या करेंगे? अनुशासन में आ जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में अलग से प्रतिक्रिया चलता है। क्योंकि कहा जाता है बच्चे की जो दिमाग रहता है वो उसको जो है वो हम किसी भी चीज़ को जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं। अगर अच्छे से इसके बारे में प्रेरणादायक कहानी डालते दिमाग में, अच्छी अच्छी बातें डालते, तो फिर वो बालक जो है का दिमाग है वैसी बन जाता है। 28वां प्रश्न है, यदि शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तुरंत नहीं होती तो उसमें उत्पन्न होता है। ठीक है, मान लो जो शारीरिक आवश्यकता है कुछ चीज़ का है, अगर वह पूर्ति नहीं हो पा रहा है तो उसके मन में क्या होता है? ऑप्शन है कि बचाव, तनाव, खिंचाव, उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ तनाव आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बालक कोई प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है, ठीक है,
लेकिन उसको नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेगा वो, उसके मन में तनाव आ जाएगा कि मुझे ये प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया, तो हमेशा खींचा खींचा सा रहता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति नहीं होता तो फिर यहाँ पर तनाव होते हैं। अब यहाँ पर शारीरिक है, इसका मतलब है शरीर में अगर कुछ परेशानी है, ठीक है, अगर उसकी आवश्यकता है, पूर्ति नहीं होता तो फिर स्वाभाविक है वहाँ तनाव की दिशा में जाएगा ही जाएगा। 29वां प्रश्न है, आयु के साथ साथ बालकों की खाली स्थान में परिवर्तन होता है। तो जो आयु के साथ साथ बालकों की जो परिवर्तन होता है क्या होता है? ऑप्शन है रुचियों में, दूसरा है प्रेरणाओं में। दोस्तों यहाँ पर जो आ जाएगा प्रेरणा आ जाएगा, ठीक है, प्रेरणा आ जाएगा। रुचियों में, प्रेरणाओं में, अनुक्रियाओं में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ रुचियों में। ठीक है, बालकों के जो जैसे कि साथ साथ जो परिवर्तन होते हैं उसके शारीरिक रूप से, तो इसके जो रुचियों में परिवर्तन होने लगता है। 30वां प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक है। क्या बोल रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम विकास को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? ऑप्शन है परीक्षा प्रणाली है, दूसरा है समाज एवं परिवेश है, तीसरा है अध्ययन समिति या चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी आ जाएगा। ठीक है, पाठ्य विकास को प्रभावित करने वाला ये सभी है, परीक्षा प्रणाली भी है और समाज के जो परिवेश यानी कि समाज में क्या माहौल चल रहा है ये भी जरूरी है और अध्ययन की जो समिति है वह भी जरूरी है। दोस्तों 31वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हो तो फिर ठीक है बेल आइकन को जरूर दबा देना। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि जो है CG टेट के बाद तुरंत मैं जो असिस्टेंट टीचर है उसके बारे में हम लोग भी देखने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसमें जो है थ्योरिकल भी चलेगा और MCQ फॉर्म में भी चलेगा, दोनों हिसाब से चलेगा। यहाँ पर प्रश्न है कि अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है। क्या बोल रहा है कि अवधान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा नहीं है। ऑप्शन है रुचि, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है ज्ञान और चौथा है लक्ष्य। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।